गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग नोट्स वगैरह देख रहे होंगे जो भेजे हैं। अब एक समराइज फॉर्म में ये वीडियो बना रहा हूँ यूनिट 4 के टॉपिक नेटवर्क फंक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी तक जनरली हम क्या देख रहे थे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी एफ को हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली टी डोमेन को जब हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं वहाँ से आती है। ठीक है, जनरली इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम ट्रांसमिशन लाइंस में, दैट मीन्स पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सर्किट एनालिसिस में भी इसका यूज़ करते हैं, या और कंट्रोल सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं जब हमें देखना होता है रिस्पॉन्स वगैरह। तो अगर हम बात करें, जो सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है दैट इज़ एक्स टी इक्वल्स टू के ई की पावर एस एन टी, ये सोल्यूशन मिलता है। अब ये सोल्यूशन को देख के हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया, और यहाँ पे एक्स टी जो बेसिकली है वो फंक्शन ऑफ टी है। कोई एक्स है जो फंक्शन ऑफ टी है, अब वो एक्स टी में भी वोल्टेज हो सकता है, में भी करंट हो सकता है, और जो एस एन है जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा हुआ है ये आपका एस एन है। ठीक है, और यही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यही आपको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी देगा। ये बेसिकली दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिग्मा एन होता है और एक ओमेगा एन होता है। जो सिग्मा एन होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो ओमेगा एन होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इस ओमेगा एन को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये आपका 2 पाई एफ एन या 2 पाई/टी के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि इनकी यूनिट्स की, इनकी डायमेंशंस की, तो अगर हम सिग्मा एन की डायमेंशंस को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट किया हुआ है कि ई की पावर जो आपका के का फैक्टर है, यहाँ पे एस एन की जगह पे वो वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद में हम केवल रियल वाला पार्ट लेंगे, तो ई की पावर सिग्मा ओमेगा एन टी विच इज़ इक्वल्स टू एक्स टी बाई के, ये जो के फैक्टर है ये अपॉन में चला जाएगा। तो सिग्मा एन टी इक्वल्स टू, जैसे ही एक्सपोनेंशियल हटेगा तो एल एन आ जाएगा, तो एल एन एक्स टी बाई के, और सिग्मा एन इक्वल्स टू 1/t एल एन एक्स टी बाई के। ये वैल्यू आपकी आ गई जो यहाँ पे वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, अब अगर हम यूनिट की बात करें इसकी, तो इसकी यूनिट जो बनती है वो बनती है नेपर पर सेकेंड। ये जो है लॉगरिथम का टर्म है, ये नेपर की वैल्यू होती है, और ये आपका जो टी है ये सेकेंड है, तो नेपर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है। अब जो रियल पार्ट आपका है, ठीक है, रियल पार्ट जो है सिग्मा एन, वो जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेपर फ्रीक्वेंसी होगी, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है यानी ओमेगा एन, ये जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेडियंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है विच इज़ द समेशन ऑफ रेडियंट फ्रीक्वेंसी एंड नेपर फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, तो टर्मिनल बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जो नेटवर्क होते हैं वो या तो 1 पोर्ट नेटवर्क होगा, या 2 पोर्ट नेटवर्क होगा, या मोर देन 2 पोर्ट नेटवर्क होगा। तो अगर हम 1 पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं केवल एक ही साइड में आपके टर्मिनल्स अप्लाई किए गए हैं, दूसरी साइड में नहीं अप्लाई किए गए हैं। जबकि जब आप 2 पोर्ट नेटवर्क की बात करते हो तो यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ आपके टर्मिनल अप्लाई किए गए हैं, और इनपुट में नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका इनपुट पोर्ट है जहाँ पे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं या करंट को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कोई भी हम सोर्स अप्लाई करते हैं, यानी हम इस नेटवर्क को एनर्जाइज करते हैं, तो वो पोर्ट आपका, वो पॉइंट आपका ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, जबकि दूसरी तरफ आपका लोड कनेक्ट होगा। तो हिसाब से हम अगर देखें तो terminals is concerned to an energy source which is driving force for the network। मतलब कि वो टर्मिनल जो कनेक्टेड हैं थ्रू एनर्जी सोर्स के साथ में, उनको हम ड्राइविंग फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग आपको पोर्ट समझाने के लिए डायग्राम बने हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही टर्मिनल अप्लाई है एक ही एंड पे, तो वो एंड आपका इनपुट हो सकता है या
तो यहाँ पे केवल एक पोर्ट अप्लाई है, यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों अप्लाई है, और यहाँ मोर देन वन टर्मिनल अप्लाई है। अब अगर हम बात करें नेटवर्क फंक्शंस की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने जब सोर्स अप्लाई किया था तो वो आपका ड्राइविंग फोर्स कहलाया था। अब दूसरी चीज़ आती है कि नेटवर्क फंक्शन की। तो अब नेटवर्क फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस। अगर हम बात करें कि अगर एक ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस को अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस एट अ पोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म टू करंट। ठीक है, मतलब अगर हम वोल्टेज जो आपका वोल्टेज है और करंट उसका जो रेशियो लेते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम एडमिटेंस को ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस को डिफाइन करें तो जो आपका करंट होता है और जो आपका वोल्टेज होता है उनका रेशियो जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस देता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस के। अच्छा, इम्पीडेंस और एडमिटेंस फाउंड एट अ गिवन पार्ट इज कॉल्ड अ ड्राइविंग पॉइंट। इम्पीडेंस और एडमिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोर्शन है। क्यों? क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आते हैं कि आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इम्पीडेंस या एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, और जब हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है तो उसको हम सिंपली कह देते हैं इमिटेंस। तो अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट्स राइट शॉर्ट नोट ऑन इमिटेंस, तो इमिटेंस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। अब यहाँ पे कुछ इम्पीडेंस फंक्शन हैं जो उनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हमारे पास में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है और एक कैपेसिटेंस होता है। यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन है आर, एल और सी। इसके बाद में इनकी डायमेंशंस या यूनिट हैं ओम, हेनरी, फैरड। अगर हम इनका इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस आर ही आएगा, इंडक्टेंस का इम्पीडेंस एस एल ही आएगा, और कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस 1/SC आएगा। लेकिन अगर हम एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1/Z होता है, तो यानी ये आपका y इज इक्वल्स टू 1/ZS इक्वल्स टू 1/R विच इज इक्वल्स टू G कंडक्टेंस। इधर की बात करें तो 1/SL और इधर की बात करें तो 1/SC। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ZS हमारा कितना आया है, ZS हमारा आ गया है आपका देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो Z इक्वल्स टू R इक्वल्स टू SL इक्वल्स टू 1 पे, जबकि Y क्या आया आपका 1/R 1/SC और 1/SL और SC। अब इम्पीडेंस फंक्शन ZS एंड एडमिटेंस फंक्शन YS आर इजली डिटरमाइंड फॉर सीरीज पैरेलल सर्किट रिस्पेक्टिवली। अब इनको हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सीरीज़ और मतलब जो हमारे पास नेटवर्क गिवन होगा उस नेटवर्क में हम देख लेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन जा रहा है, उस हिसाब से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। सीरीज़ के लिए ZS सिंपली होगा Z1S प्लस Z2S प्लस Z3S, और अगर हम पैरेलल की बात करें तो 1/ZS इक्वल्स टू 1/Z1S प्लस 1/Z2S प्लस 1/Z3S, और ये क्या बन जाएगा YS इक्वल्स टू Y1S प्लस Y2S प्लस Y3S। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ नेटवर्क हमने कंसीडर किए हैं, एज्यूम किए हैं, उनके इम्पीडेंस फंक्शन और उनके एडमिटेंस फंक्शन हमें निकालने हैं। तो जैसे यहाँ पे सिंपली आर और एल सर्किट है, ठीक है, इसका हमको इम्पीडेंस निकालना है। ठीक है, तो इम्पीडेंस तो सिंपल सा सीरीज़ में आएगा, तो ZS इक्वल्स टू Z1S प्लस Z2S। ठीक है, इस तरीके से कर लो तो ZS इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस SL, सिंपल सा आ गया। और अगर इसका हमें निकालना है एडमिटेंस, तो एडमिटेंस निकालने के लिए आपको क्या रखना, YS इक्वल्स टू 1/ZS यानी 1/R प्लस SL। अगर इसको बात करें तो ये ZS इक्वल्स टू क्या होगा R प्लस 1/SC। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसको हम फर्दर थोड़ा सा, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर RSC प्लस 1/SC ये आ जाएगा। RSC LCM लेंगे SC, तो RSC प्लस 1/SC। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा YS इक्वल्स टू 1/ZS, तो SC/RSC प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम बाकियों का भी निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन
ट्रांसफर फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क विच हैव एट लीस्ट 2 पोर्ट। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है इज़ यूज टू डिस्क्राइब नेटवर्क विच हैव एटलीस्ट 2 पोर्ट। अगर 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 पोर्ट नेटवर्क, तभी हम ट्रांसफ़र फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं नेटवर्क के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है कि मिनिमम 2 पोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन हैव द फॉलोइंग पॉसिबल फॉर्म। अब यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है आपका, उसकी पॉसिबल फॉर्म क्या क्या होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन जनरली हम जब कंट्रोल सिस्टम में कहीं पे भी पढ़ते हैं तो हम रिस्पांस के फॉर्म में देखते हैं, और रिस्पांस के फॉर्म में देखने पर हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हम जब सर्किट को एनालाइज फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में पॉसिबल 4 वेज होंगे, सॉरी पॉसिबल 3 वेज होंगे, और उनके हेल्प से हमारे पास जो फंक्शन बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे तो देखते हैं। रेशियो ऑफ वन वोल्टेज टू अनदर करंट। सबसे पहला क्या है कि हम वोल्टेज और करंट के फॉर्म में देखें। दूसरा क्या है, वोल्टेज और वोल्टेज की फॉर्म में देखें। तीसरा क्या है, वोल्टेज और करंट और करंट की फॉर्म में देखें, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा करंट और वोल्टेज की फॉर्म में देखें, तो जनरली वो पहले से कोरिलेट ही हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी। कंसीडर 2 पोर्ट नेटवर्क। आउटपुट क्वांटिटी जो हमारे पास में है वो हमने क्या मानी, हम एक सर्किट को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये पहला है हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सर्किट को एज्यूम करें तो यहाँ इनपुट क्वांटिटी V1 है, इनपुट करंट I1 है, और आउटपुट क्वांटिटी V2 है, और आउटपुट करंट आपकी I2 है। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखने के बाद में हम यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि आउटपुट क्वांटिटी V2 I2 एंड इनपुट क्वांटिटी V1 एंड I1 2 पोर्ट बेसिक ट्रांसफ़र फंक्शन। आज अब सबसे पहला है ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फंक्शन। तो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फंक्शन, इम्पीडेंस जो होता है वो आपका वोल्टेज और करंट से कोरिलेट होता है। तो Z21S मतलब पहला टर्म 2 और दूसरा टर्म 1, तो ये बन गया आपका V2S अपॉन I1S। ट्रांसफ़र एडमिटेंस फंक्शन Y21S, यानी अब ये करंट और वोल्टेज का टर्म होता है, तो ये बन गया I2S अपॉन V1S। वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन G21S, ये इनके नोटेशंस है। तो ये बन गया आपका V2S अपॉन V1S, और करंट ट्रांसफ़र फंक्शन α21S, तो ये बन गया आपका I2S और I1S। अच्छा, ये यहाँ पे 2 2 2 2 यानी आउटपुट और इनपुट का था। अब इनपुट और आउटपुट का तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इनपुट क्वांटिटी टू आउटपुट क्वांटिटी। तो अब जितनी वैल्यूज हैं वो सारी इन्वर्स फॉर्म में हो जाएंगी, जैसे इन्वर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फंक्शन। तो ये आपका Z21S था, अभी क्या हो जाएगा Z12S, Z12S। तो ये बन गया आपका पहला दूसरा, यानी V1S अपॉन I2S। ऐसे ही आप इन्वर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस फंक्शन, इन्वर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन, इन्वर्स करंट ट्रांसफ़र फंक्शन, ये वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका अगर हम इन्वर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा G12S विच इज़ इक्वल्स टू द V1S अपॉन V2S। इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे हम इस चीज़ को हमारे सामने एक ये प्रॉब्लम है, और हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। सिंपल सा नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है S, और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है SC, ठीक। और इसका हमें ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे ये है चाहे ये है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन
आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन। आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट लगे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3। कौन कौन से, आर, एल और सी। और ये जो एलिमेंट हैं वो कंबाइंड कैसे हैं, सीरीज़ में, पैरेलल में या सीरीज़ पैरेलल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों कैसे कंबाइंड है, सीरीज़ में कंबाइंड है। तो जब सीरीज़ में कंबाइंड है तो सीधे हमें ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ZS which is equals to सीरीज है तो R प्लस SL प्लस 1/SC। सिंपल सा। अब यहाँ पे आप SC को अगर हम LCM ले लें तो RSC प्लस S² LC प्लस 1, तो ये बन गया आपका S² LC प्लस RC प्लस 1/SC। ठीक है, और ये बन गया आपका ZS। ये निकल गया आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ऐसे ही अब हम एक दूसरा सर्किट लेते हैं। ठीक है, ये आर है, ये हमारे सामने सर्किट है जहाँ पे ये आपको R1 है, ये SL1 है, ये R2 है, 1/SC है, ये R3 है और ये SL2 है, ये है। तो हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, और इनमें से जो आपके 4 एलिमेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और इन दोनों के पैरेलल से ये सीरीज में। मतलब ये जो 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट है ये आपके पैरेलल है और इसके साथ ये सीरीज में है। क्लियर है ना, ये दोनों पैरेलल में, इसके बाद में सीरीज में। तो सबसे पहले हमें इनका कॉम्बिनेशन निकालना होगा। इनका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम क्या करें, हम इसको मान लें Z'(S). ठीक है, लेट अस अज्यूम फॉर ब्रांच 2 एंड 3। अगर हम ये ब्रांच 1 मान लें, ठीक है, ये पूरी ब्रांच 1 मान लें, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। तो ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। तो सबसे पहले हम अगर इसका निकालें Z'(S), तो Z'(S), ठीक, तो ये तो सीरीज का कॉम्बाइंड है, ये तो इसका क्या होगा, ये आपका पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए और क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जब हम पैरेलल सर्किट का निकालते थे तो R इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ये तो पैरेलल सर्किट का होता था। R1 R2 R1 प्लस R2 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता था, 1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, Z'(S) इक्वल्स टू Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। क्लियर। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इस सर्किट में देखो, तो यहाँ पे ये जो ZS है इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट कैसे है, सीरीज में है। तो ये क्या बन जाएगा, R2 प्लस 1/SC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/SC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 प्लस SL2। ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपका Z2, ये आ गया आपका Z3। तो चाहे तो यहाँ कर दो आप Z2 Z3 Z2 प्लस Z3 और ये वैल्यू पुट कर दो। तो ये वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, Z2 की जगह R2 प्लस 1/SC, Z2 की जगह आपको मिलेगा R2 प्लस 1/SC1, और इधर आपको मिल जाएगा R3 प्लस SL2। यहाँ बन जाएगा R3 प्लस SL2
अपॉन R2 प्लस 1/SC1 प्लस R3 प्लस SL2। क्लियर। अब इस हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। SC को अगर हम ले लें LCM वगैरह सिंप्लीफाई करना है, R2 SC1 प्लस 1 R3 प्लस SL2 अपॉन SC1 अपॉन SR2C1 प्लस 1, ठीक है, प्लस SC1 R3 प्लस SL2 अपॉन SC1। ठीक है, तो SC1 से SC1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बन गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका SR2 R3 C1 प्लस S स्क्वायर R2 L2 C1 प्लस R3 प्लस SL2 अपॉन ये आपका बन जाएगा SR2 C1 प्लस 1 प्लस SR3 C1 प्लस S स्क्वायर L2 C1। ये ZS यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू आ गई, और ये वाला कॉम्बिनेशन ZS। और अगर इसको हम मान लें Z1, तो Z1 की वैल्यू Z1S, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस SL1। ठीक है, तो ये और इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी ZS ये आ गया आपकी सीरीज में। तो अब ZS जो है वो क्या निकल आया है, Z1S प्लस ZS, और Z1S क्या है, R1 प्लस SL1 प्लस SR2 R3 C1 प्लस S स्क्वायर R2 L2 C1 प्लस R3 प्लस SL2 अपॉन SR2 C1 प्लस SR3 C1 प्लस S स्क्वायर L2 C1 प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, और आंसर निकाल सकते हो। तो ZS इक्वल्स टू, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो R1 प्लस SL1, और इसके साथ में आ जाएगा आपका S स्क्वायर L2 C1 प्लस SR2 C1 प्लस SR3 C1 प्लस 1, ठीक है, प्लस ये वैल्यू, और बाकी SR2 R3 C1 प्लस S स्क्वायर R2 L2 C1 प्लस R3 SL2, और इस पूरे के अपॉन में वैल्यू आएगी SR2 C1 प्लस SR3 C1 प्लस S स्क्वायर L2 C1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, और होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, तुम लोग पूछ सकते हो। बाकी जो और यूनिट हैं उनके मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर ऐसे ही भेजता रहूँगा। बी सेफ, स्टे इन होम and keep learning. Thank you very much. Bye.